हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। बेसिकली एनर्जी में एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे एंड जो भी आगे जो इसकी यूनिट्स है, कमर्शियल यूनिट्स है, उन सब के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एनर्जी। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी नथिंग एज बट ये बस एक कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी हमारे पास एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? एनर्जी हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट हमारे पास जूल है, जो कि वर्क की भी एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है हमारे पास जूल। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एनर्जी बहुत तरीके की होती है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत तरीके की हमारे पास एनर्जी हमें मिलती है। बेसिकली अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, चलो देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। तो आपको पता चल गया अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होता, बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में पूरे डिटेल से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ये क्या हो? काइनेटिक एनर्जी क्या है कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाई जाती है जब वो मोशन में होता है। ठीक है, ये एनर्जी क्या है? जब कोई वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो, देन उसके द्वारा जो एनर्जी लगाई जा रही है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion, ठीक है, is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन के टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट जो हमें एनर्जी लगा रही है वो हमारे पास सिंपली काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू 1/2 मास वी स्क्वायर। ठीक है, एम हमारे पास स्टैंड फॉर मास, ओके, एम फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जिस भी ऑब्जेक्ट की हम एनर्जी निकाल रहे हैं उसकी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक यही फॉर्मूला है हमारे पास, 1/2 mv²। आपको ये अच्छे से याद रखना है। एक और जो रिलेशन है जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है वो होता है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है वो हमें देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था k = 1/2 mv²। इसी तरीके से जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है mv। हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए। अब हम इनका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो k = 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, p/v × v²। ठीक है, मैं m को p/v लिख सकता हूँ इस रिलेशन से। तो मैंने वही करा, m को p/v लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाता है 1/2 pv। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। तो हमारे पास दो फॉर्मूला बन जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये सब आया कहाँ से? ये सब इन्हीं दो बेसिक फॉर्मूले से हमें निकल के आया। चलो ये एक बार से और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 mv²। और जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, p फॉर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो मैं यहाँ से m को लिख सकता हूँ, मास को लिख सकता हूँ मोमेंटम डिवाइड बाई वेलोसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, इस मास की जगह p/v को रख देता हूँ। ठीक है, इस p/v को यहाँ रख दिया मैंने, एक v से ये v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1/2 pv और p²/2m। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो सकते हैं। ये क्यों आया? देखो, v = p/m भी तो लिख सकता हूँ मैं। देखो, v = p/m। अगर मैं m को इधर नीचे डिवाइड में भेजूंगा तो v = p/m लिख सकता हूँ। मैंने वही चीज का उपयोग करके p/m यानी कि ये वाला फॉर्मूला बना दिया। इस रिलेशन से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, जिस ऑब्जेक्ट के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, और जिसके पास लीनियर मोमेंटम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो दोबारा से। बिना काइनेटिक एनर्जी के लीनियर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, और बिना लीनियर मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। दोनों आपस में एक बॉन्ड है, हम रिलेशन से देख सकते हैं, दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों में फॉर्मूले में देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बिना लीनियर मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती है, और बिना काइनेटिक एनर्जी के लीनियर मोमेंटम भी पॉसिबल नहीं है। एक थ्योरम और हमारे जो काम आती है वो होती है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। आपका जो अभी नेक्स्ट वाला लास्ट टाइम वाला जो हमारा एग्जाम हुआ था नेवी का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसमें क्या बोलता है कि जो वर्क डन है वो होगा हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
कि हमारी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, यही हमारे वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जिस पे भी मैं रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूले प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि अगर हम इन फॉर्मूले को याद रखेंगे तो जो हमारे सवाल हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट से उठ के आते हैं। ठीक है, अंदर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है, ठीक है, उस पोजीशन रुक के जो फोर्स लगा रही है या फिर उसके पास जो एनर्जी उस टाइम है, ठीक है, सपोज कर सकते हैं कि हमारी ये पेन यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इसके पास जो भी एनर्जी है वो हमारे पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही मेरी पेन अगर मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में है, देन इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी virtue of its position is called potential energy। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, कोई भी अगर कोई वस्तु किस स्थान पर रुकी हुई है और उसके पास जो उस टाइम एनर्जी होगी उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप। पहली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो लास्ट आती है हमारे पास वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के उसके टाइप्स हो गए। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पहले आता है GPE। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GPE, EPE। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसको भी EPE। ठीक है, EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको और नाम दे सकते हैं हम ESPE। ठीक है, इसको बोलते हैं ESPE। तो सबसे पहले हम GPE के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हर किसी ने पढ़ा है, ये वही है। ठीक है, क्या है, ये वही है। ये GPE यानी ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो
एनर्जी है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये जो उसके उन दोनों के बीच में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं जीपी। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस जी M1 M2 बाई R। M1 एंड M2 क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के मास है, ठीक है, और जो हमारे पास R है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, ठीक है। R की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। ये हम M1 मान लेते हैं, ये M2, ठीक है। हमारे पास दो मास है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है एक दूसरे को लेके हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है V इक्वल टू माइनस GM1 M2 बाई R, ठीक है। ये G का है, G है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक h हाइट पर है, उसकी जो हाइट है वो अर्थ की सरफेस है ये, और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास h है। देन हमारा जो u का फॉर्मूला होगा, ठीक है, gp का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारे पास mgh बाई 1 प्लस h अपॉन r, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे h हाइट पर है यानी कि ज़मीन से, ठीक है, अर्थ की जो हमारे पास सरफेस है उससे अगर वो h हाइट पर है तो देन हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर जो हमारा h है वो हमारा वेरी वेरी लेस देन r है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो U इक्वल टू mgh रह जाता है, ठीक है। यही बेसिकली जो सबसे मेन फार्मूला या सबसे पॉपुलर फार्मूला आप कह सकते हो वो यही है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला मेनली हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पेस में बोल दिया जाए तो जीपी निकालने के लिए ये आपको काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं EPE, ठीक है। ये क्या होता है कि जब स्प्रिंगिंग टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है, ठीक है, जो उनके द्वारा एनर्जी लगाई जाती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट with the state of compression and या फिर और एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ एन इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक या फिर कोई भी स्प्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है U इक्वल टू 1/2 kx² इक्वल टू 1/2 fx, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 2/k, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस बन जाते हैं इसके, इम्पोर्टेंट है। पिछली बार इससे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपसे पूछ लिया गया था कि ये फॉर्मूला दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे
कुछ हमें मतलब कुछ नहीं दिया था और हमसे पूछ लिया गया था क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू है एक, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है के। हमसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। अंदर से क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांस होते हैं कि भाई अंदर से पूछा जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम की अच्छे से और सही तरीके से तैयारी करें तो एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तीसरी आती है हमारे पास ESPE, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है कि है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड या फिर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 हमारे पास चार्ज है, R उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और ε0 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को हम जैसे कि अगर ऊपर उसकी तरफ ऊपर की तरफ भेजते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लगती है। उसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसे नीचे डाउन भेजते हैं, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। दोनों ये रूल वाइस वर्सा है। ऊपर जाएंगे तो भाई हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और नीचे आएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। साथ साथ हम इसके दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this law, energy only can transfer from one form to another form, ठीक है। जो एनर्जी है वो हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक भेज सकते हैं, बट एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व होती है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, यानी कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम बर्बाद कर सकते हैं। एक और लॉ होता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। वो हमेशा हमारे भी कांस्टेंट रहेगी। तो वही है ना, अगर कोई चीज़ अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो दोनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चों को इन पढ़ाई की ज़रूरत है, जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के, महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, देन प्लीज़ उनकी मदद करें, वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो पढ़ सकें, वो भी अपने सपने को पूरा कर सकें। कल को ये ना हो कि भाई मेरे को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकें।